अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अमाइनो एसिड एनालिसिस और मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि स्टेबलाइज कर रही होती हैं लिगेंड बाइंडिंग को। ये तीन टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन देख लेते हैं कि क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन से पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। अब ये सेपरेशन किस बेस पे होती है? साइज़ की बेस पे, शेप की बेस पे, डेंसिटी की बेस पे, मीडियम की विस्कोसिटी की बेस पे, ठीक है, और रोटर स्पीड की बेस पे। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, उसको हम यूज़ करते हैं ब्लड सेल्स को प्लाज्मा सेल से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। प्लाज्मा से सेपरेशन के लिए जो हम तकनीक यूज़ करेंगे ब्लड सेल्स की सेपरेशन के लिए, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम देख लेते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, ये बेसिकली काम कैसे करती है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये बेसिकली काम करती है सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे। सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट की वजह से ना जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। किस किस बेस पे? डेंसिटी की बेस पे, चार्ज की बेस पे, साइज़ की बेस पे, ठीक है, शेप की बेस पे, विस्कोसिटी की बेस पे। इसके अलावा और भी सेपरेशन की टेक्निक्स होती हैं जिसमें से अल्ट्राफिल्ट्रेशन, आइसोपिकनिक, डेंसिटी ग्रेडियंट, फेज सेपरेशन और पैलेटिंग है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूगेशन की टाइप देखनी है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ना, ये वेरी हाईएस्ट स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, ठीक है। इसमें जो रूटर होता है वो स्पिन करता है वेरी हाई स्पीड पे। अच्छा, इसको यूज़ किस लिए करते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स की आइसोलेशन के लिए। कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स? लाइक डीएनए, आरएनए एंड लिपिड्स। स्पीड इसकी कितनी होती है? 1,50,000 RPM, ठीक है। और ये जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्रिएट करता है अप टू 9 लाख XG, ठीक है। अब टाइप्स कितनी होती हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की? दो टाइप्स हैं, एनालिटिकल है, प्रिपरेटिव है। एनालिटिकल में क्या करते हैं कि ना प्योरीफाइड मैक्रो मॉलिक्यूल्स या सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज जो है ना, उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो प्रिपरेटिव है इसमें सेपरेट किए जाते हैं टिश्यू, सेल्स, सब सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोकेमिकली इंटरेस्टिंग पार्टिकल्स, उनको सेपरेट किया जाता है। अब एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की एक ही टाइप है जो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। अच्छा, ये बेसिकली उस एरिया में यूज़ होगी जहाँ पे हमें सैंपल के करैक्टरिस्टिक्स का पता करना होगा, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि दो मेन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में ना एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को हम यूज़ करते हैं। अब वो कौन सी दो सेटिंग्स हैं? एक तो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है, एक सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम। स्टडीज़ में हम एनालिटिकल को यूज़ करते हैं। सेकेंड वन प्रिपरेटिव यूज़। अब ये मैंने आपको पहले बताया कि ये सेपरेशन के लिए यूज़ होती है सेल्स की, टिश्यूज़ की, ठीक है। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल सैंपल के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ को सब सेलुलर फ्रैक्शनेशंस वगैरह, मतलब उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है, और स्मॉलर कंपोनेंट्स जो हैं उनको भी आइसोलेट किया जा सकता है। बाकी टाइप्स इसकी देख लेते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, रेट जोनल और आइसोपिकनिक, ये इसकी दो टाइप्स हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेकंड वन है। सबसे पहले हम डेंसिटी ग्रेडियंट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना मिक्सचर में, उन सबको सेपरेट किया जाता है और मेजरमेंट्स भी हम कर सकते हैं, यानी कि कितनी डेंसिटी पे वो सेपरेट हुए हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, रेट जोनल है और आइसोपिकनिक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब रेट जोनल में क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है उसका भी डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है, और सैंपल जो है ना उसकी डेंसिटी ग्रेटर होती है सॉल्यूशन की सारी डेंसिटी से। मतलब सॉल्यूशन में जितनी भी लेयर्स होती हैं ना, और उनकी जितनी जितनी डेंसिटी होती है उससे ज़्यादा डेंसिटी होती है हमारे सैंपल की। सैंपल को हम थिन जोन में अप्लाई करते हैं टॉप पे। ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है तो इसके टॉप पे हम सैंपल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल जो है उनकी सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो सेपरेट जोन्स में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी या शेप की बेस पे भी।
सेकंड वन है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें क्या होता है कि सोल्यूशन जो है ना उसमें रेंज होती है डेंसिटीज़ की, मतलब किसी की डेंसिटी 10 है तो किसी की 12 है तो किसी की 13 है, ठीक है। इसमें डिफरेंट रेंज होती है। अब उस रेंज के अकॉर्डिंग जो है ना वो सारे जो कह लें आप जितनी भी लेयर्स हैं वो उस रेंज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी। मतलब किसी की रेंज यहाँ तक है, किसी की यहाँ तक डेंसिटी आएगी, किसी की यहाँ तक आएगी। इस तरह क्या होगा कि डिफरेंट जोन्स में सेपरेशन हो जाएगी और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी, सिर्फ डेंसिटी डिफरेंसेस की बेस पे होगी। अब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो है मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है और साइटोलॉजी में यूज़ होता है। ऑर्गेनेलिस को सारे सेल से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, सेल के कंटेंट्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो मिक्स कंटेंट होते हैं ना उनको होमोजिनेट बोलते हैं और उनकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब हर सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सिर्फ एक दफ़ा नहीं होगी बल्कि ये रिपीटेड सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, ठीक है। और हर टाइम हम पैलेट मतलब जो नीचे बचेगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे। इस तरह क्या होगा कि सारे जो है ना सेल के कंपोनेंट्स ऑर्गेनेलिस उनकी सेपरेशन हो जाएगी एट डिफरेंट डेंसिटीज़। ये तो हमारा एक टॉपिक था। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड एनालिसिस, यानी अमाइनो एसिड्स का एनालिसिस हम कैसे करेंगे। टेस्ट इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट को मॉनिटर भी करते हैं और इनिशियल डायग्नोस को ना कंफर्म भी कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं अननोन अमाइनो एसिड को या फिर किसी मेटाबोलाइट को। और ये जो सारे टेस्ट होते हैं ना ये हम परफॉर्म करते हैं अमाइनो एसिड एनालाइज़र पे। अब अमाइनो एसिड एनालाइज़र जो है ना वो जितने भी नॉन अमाइनो एसिड्स हैं ना सबको एनालाइज करता है और इसके साथ साथ वो सर्टन अदर कंपाउंड्स को भी आइडेंटिफाई या उनका भी एनालिसिस करता है। तो वो कौन कौन से अदर कंपाउंड्स हैं, टोरिन, अल्फ़ा अमाइनो एडिपिक एसिड, अल्फ़ा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, एस्पेरेजिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, सिट्रोलिन, 1-मिथाइल हिस्टिडीन, ऑर्निथिन, अमोनिया एंड होमोसिस्टीन, ठीक है। ये इनकी भी एनालिसिस आप कह लें, इनका भी एनालिसिस करता है। अब सबसे पहले हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन के लिए ना 3 मेथड्स हैं, ठीक है। एसिड प्रेसिपिटेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। स्टेप्स क्या होंगे सैंपल एनालिसिस के, 5 स्टेप्स हैं। ऑटो सैम्पलर, सेपरेशन कॉलम रिएक्शन, देन कॉइल रिएक्शन होगा, देन फोटोमीटर और एट द एंड रिकॉर्डर। अब हम इन स्टेप्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट वन है ऑटो सैम्पलर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हमारा जो सैंपल है ना उसको हमने उसके स्टैंडर्ड के साथ मैच करना है, यानी कि जो उसका स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल है पहले हमें वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड जो है ना उसको पहले ऑटो सैम्पलर में इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आइदर जो स्टैंडर्ड है उसकी जितनी हमारे पास कह लें स्पेसिफिक एक क्वांटिटी आ रही है, क्या ऑटो सैम्पलर भी हमें उतनी ही प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि हम देखेंगे कि मेजरमेंट जो है ना वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मेजरमेंट किस हद तक ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अमाइनो एसिड ग्लूटामीन हो ना तो उसका स्टैंडर्ड हमारे पास प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसका स्टैंडर्ड खुद से बनाएंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है, और ग्लूटामीन पीक आइडेंटिफाई करेंगे उसके रिटेंशन टाइम से, फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे अपने सैंपल के साथ। अब जब हमारा स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो गया तो हम ऑटो सैम्पलर में इंजेक्ट करेंगे 130 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल और वो वहाँ से चला जाएगा सेपरेशन कॉलम में। अब हमने देखना है सेपरेशन कॉलम रिएक्शन। अब सेपरेशन कॉलम आप ऐसा समझ लें जैसे क्रोमेटोग्राफी है ना, वैसा ही एक काम है। अच्छा, अब यहाँ पे सेपरेशन कॉलम जो है स्टेशनरी फेस है और बफर्स जो हैं वो मोबाइल फेस हैं, जस्ट लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब स्पेशल पंप जो है वो पंप करता है बफर्स को सेपरेशन कॉलम में और अमाइनो एसिड्स की एल्यूजन हो जाती है डिफरेंट पीएच पे, ठीक है। अब सेपरेशन कॉलम में आयन एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस होता है और चार्ज अमाइनो एसिड जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज जो हैं वो नेगेटिव चार्ज के साथ बाउंड हो जाएंगे, कहाँ पे, सेपरेशन कॉलम में।
अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा जो कि है कॉइल रिएक्शन। कॉइल रिएक्शन में क्या होता है कि जब यहाँ पे हो गया ना आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमने ऐड करना है अपने इंस्ट्रूमेंट में नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन। वो रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट के साथ 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं ना वो देंगी पर्पल कलर और उनकी पीक होगी 570 नैनोमीटर। पीक हमें जो है ना ये फोटोमीटर पे जाके पता चलेगी। लेकिन अगर दो होंगे प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन तो इनका कलर जो है नीन हाइड्रोजन के साथ येलो होगा और इनकी पीक भी कम होगी यानी कि 440 नैनोमीटर। अब फोटोमीटर, नीन हाइड्रोजन रिएक्शन हो गया ना कॉइल रिएक्शन में, फोटोमीटर क्या करेगा, हमें पीक्स बताएगा, ठीक है। अब पीक्स की वेवलेंथ दो तरह की है, 570 और 440। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो हमारी क्वांटिटी होगी ना सैंपल की, ठीक है, कलर्ड कम्प्लेक्स, अच्छा जितना हमारा कलर्ड कम्प्लेक्स बनेगा उसकी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि हमारा सैंपल कितना है, ठीक है। अब रिकॉर्डर, फोटोमीटर जो है वो लिंक होगा दो चैनल रिकॉर्डर्स के साथ, जहाँ पे पीक्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट जो कर रही हैं वो रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। हमारे पास ऐसे पीक्स की फॉर्म में ना रिजल्ट्स आएंगे। अब अमाइनो एसिड जो हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पीक पे कौन सा अमाइनो एसिड है, तो हमने स्टार्ट में बात की थी हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा स्टैंडर्ड की पीक कितनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके साथ जो हमारा सैंपल है वो इसी स्टैंडर्ड का है और स्टैंडर्ड का नाम चूँकि हमें मालूम होगा इसलिए हम अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि स्टेबलाइज कर रही हैं लिगेंड बाइंडिंग को। लिगेंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की हेल्प से। ये इंटरेक्शंस जो हैं एक दूसरे से डिफ़र करती हैं स्ट्रेंथ में और रेंज में। अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकती हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ना जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना वो बोरिड होता है वाटर से, ठीक है। तो वाटर असेसिबल पोलर सरफेसेस जो होती हैं ना उनका एरिया कम होता जाता है। इंटरेक्शन एडिटिव होती है। एडिटिव इंटरेक्शन क्या है कि हमने जो दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना उनका सेम इफ़ेक्ट है दो कोई और तरह के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। किसी और तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ उनका इफ़ेक्ट जो है वो सेम आ रहा है। अब क्या होता है कि इनकी एनर्जी जो है वो रफली प्रोपोर्शनल होती है बरीड सरफेस एरिया के साथ, अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 जॉल पर मोल, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा -3 किलो जॉल पर मोल एनर्जी फॉर द ब्रूल ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अफिनिटी और हाई स्पेसिफिसिटी जो प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शंस की होती है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। मेथड्स अब देख लेते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द बाइंडिंग कांस्टेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हम यूज़ करके ना तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाइंडिंग कांस्टेंट को। इसमें तकनीक्स लॉट ऑफ तकनीक्स हैं, ठीक है। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, क्रॉस लिंकिंग है, जेल फिल्ट्रेशन है, कोलोकलाइजेशन है, 2 हाइब्रिड मेथड्स हैं। इसके अलावा इक्विलिब्रियम डायलिसिस है, माइक्रो अरेज हैं, इम्यूनोब्लॉटिंग है, एलाइजा है। लेकिन हमने ये सारी तकनीक्स नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट तकनीक्स पढ़नी है, ठीक है। पहले हम उनको देख लेते हैं। एक तो हमने पढ़ना है रेडियो इम्यूनो असे। रेडियो इम्यूनो असेस जो है ना ये सूटेबल होते हैं किसकी डिटर्मिनेशन के लिए, एंटीजेंस, हार्मोन्स, ड्रग्स की डिटर्मिनेशन के लिए। कहाँ पे, बॉडी फ्लूइड्स में सच एज ह्यूमन ब्लड। अब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन जो है ना उसको उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ हम मिक्स करते हैं। बेसिकली हम यूज़ करते हैं गैमा रेडिएटिंग आइसोटोप्स, ठीक है। जब मिक्स कर दिया उसके बाद हम उस सैंपल में एक ऐसी एंटीजन डालते हैं जो लेबल नहीं है, ठीक है। और जैसे ही लेबल्ड एंटीजन जो है वो रिलीज़ होती है तो हमारी जो अनलेबल्ड एंटीजन है ना वो उसको फॉलो करती है, ठीक है, चेज इट ऑफ और डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशंस। अब हम देखेंगे ये कहाँ तक जाएगी, ये डिपेंड करेगा इसकी कंसंट्रेशंस पे। अब लेकिन ये जो तकनीक है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है रेडियो एक्टिव मटीरियल।
इसलिए इसकी हैंडलिंग बहुत केयरफुली करना होगी हमें। लेकिन इससे जो मोर कॉमन तकनीक है वो है एलाइज़ा। एलाइज़ा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज। इसमें क्या होता है कि एंटीजन सरफेस के साथ बाउंड होती है और उसको एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है। उसके बाद जो सेकंड एंटीबॉडी है ना, वो अप्लाई की जाती है जो स्पेसिफिक होती है फर्स्ट वन के, ठीक है। और इसके साथ होता है कोवेलेंटली बाउंड एंजाइम मॉलिक्यूल। बाय द एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम एक कलरफुल या फ्लोरिसेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन का या फिर उसकी कंसंट्रेशन का भी, ठीक है। लेकिन आजकल कॉमन एलाइज़ा की बजाय ना एक सैंडविच्ड एलाइज़ा तकनीक जो है वो यूज़ की जाती है। सैंडविच्ड एलाइज़ा तकनीक क्या है कि कैप्चर्ड एंटीबॉडी जो है ना इमोबिलाइज कर दी जाती है मेम्ब्रेन पे, जिस पे एंटीजन जो है ना बाइंड होती है सेकंड स्टेप में, ठीक है। जो हमारी कैप्चर्ड हमने एंटीबॉडी थी ना सेकंड वन, उसको इमोबिलाइज कर दिया, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती। अब हम ऐड करेंगे उसमें सेकंड एंटीबॉडी जो कि इस एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाएगी, लेकिन इसका प्रोसेस वही पहले वाला होगा जो कॉमन एलाइज़ा का है। लेकिन इस तरह क्या होगा, एक सैंडविच बन जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन, ठीक है। और ये जो सेकंड एंटीजन है इसके साथ कोवेलेंटली बाउंड एंजाइम होगा, इस तरह एक सैंडविच बन जाएगा। और इसकी डिटेक्शन जो है वो सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन ये जो सैंडविच एलाइज़ा तकनीक है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है एज़ कम्पेयर टू कॉमन एलाइज़ा। और प्रेगनेंसी टेस्ट जो हैं वो बेसिकली इसी मेथड पे किए जाते हैं। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स। फर्दर हम नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स हैं वो स्टडी करेंगे।